नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और न्यूज क्लिक के YouTube लाइव में आपका स्वागत है। हम भारत के नक्शे के साथ आपके साथ मौजूद हैं। हम सब जानते हैं कि जिस तेजी से सुबह से लेकर अभी तक चीजें घटित हुई हैं, परिणाम हमारे सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार 2014 के बाद से अब तक इतना बड़ा झटका मिला है। 62 सीट्स पर वह पीछे चल रही है, नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने आप बहुमत पर पहुंचना अब संभव दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो आंकड़े आ चुके हैं वह तकरीबन अब फाइनल शेप लेने की कगार पर बढ़ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि यह जो परिणाम हमारे सामने आया है और इसमें उत्तर प्रदेश में अयोध्या और समाजवादी पार्टी सहित क्या क्या और फैक्टर्स रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा गेम चेंजर, बड़ा रोल अदा करता हुआ दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी को जो झटका मिला है और खास तौर से जिस तरह से पूरा नैरेटिव, पूरा चुनाव गढ़ा गया था राम मंदिर के इर्द गिर्द, वहां से भाजपा को जो करारी हार मिल रही है, उसके परिणाम क्या है, क्या असर होगा और किन नीतिगत चेंजेस की तरफ इस समय भारतीय लोकतंत्र देख रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रबीर पुरकायस्थ और बप्पा, जो नक्शे के साथ बताएंगे। इंटरैक्टिव मैप है हमारे पास जो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है चुनाव आयोग में, जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो मैप है उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ मैप है हमारे पास। सबसे पहले प्रबीर, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, एग्जिट पोल के बाद इस तरह के नतीजे, जिसकी संभावना कम से कम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने माहौल बनाया था कि 400 पार का नारा हो रहा है, ये परिणाम पहली नजर में आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो एग्जिट पोल को इतना सीरियसली लेना चाहिए नहीं चाहिए, ये बहुत वक्त में चर्चा में रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल हिंदुस्तान में उस प्रोफेशनलिज्म के साथ नहीं किया जाता। इसके और भी वजह है क्यों इस तरह से एग्जिट पोल किए जाते हैं, और ख़ास तौर से 2 एग्जिट पोल्स जो है एक्चुअली जाके एग्जिट पोल किए थे, दूसरे उन्होंने घर बैठ के ही अपने आंकड़े बताए थे। तो ये सब देखते हुए एग्जिट पोल की अहमियत कभी भी हम ज़्यादा नहीं देना चाहिए हम लोगों को। पर यह बात तो सही है, 8 अगर एग्जिट पोल होंगे तो आपका एक न एक तो सही निकल जाएगा। अभी तक यही माना जा रहा था कि कुछ तो पास आएंगे, और इस बार तो सभी 400 के पास पहुंचा रहे थे। हाँ, पर यह है कि एग्जिट पोल पहले भी एक काफी क्या कहेंगे फर्क हुआ करता, रेंज रखता था। वो तो कुछ इधर कुछ इधर, तो एक न एक का तुक्का बैठ जाता था। पर बहुत सीरियसली एग्जिट पोल को लेना नहीं चाहिए। पर यह बात जरूर है कि आप देखेंगे अगर तो इस चुनाव के साथ साथ जो आपने बात की कि लोगों में एक संभावना दिख रही है कि बीजेपी जो कर रहे थे उसके खिलाफ उन्होंने बोला, और उस पर फल में भी, रिजल्ट्स में भी वो दिख रहा है। पर साथ साथ ये भी देखिए कि भारतवर्ष का जो वित्तीय पूंजी है, जो सट्टा बाजार की पूंजी है, उसमें जो ही एग्जिट पोल आया था तो उछाल आया था, और अब जो ही सीट्स आने लग गए तो निराश हुए हैं। तो इससे भी ये भी लगता है कि बीजेपी के साथ वो अपने आप को पाते हैं। उनको लगता है कि हमारा फायदा है अगर बीजेपी की सरकार होगा, और बीजेपी की सरकार नहीं होगा तो क्या होगा उनके लिए वो क्योंकि आप जो कह रहे हैं प्रबीर, बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरे शब्दों में राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की, कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा गया, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अडानी जी और मोदी जी का जो कनेक्ट है और जो सट्टे बाजार का कनेक्ट है, उसको जोड़ते हुए उन्होंने लिंक पेश किया कि जब मोदी जी जीत रहे थे एग्जिट पोल में तो अडानी जी के शेयर बढ़ रहे थे, जैसे ही मोदी जी नीचे आ रहे थे तो अडानी जी का पैसा जा रहा था। तो ये कनेक्ट, क्योंकि पूरा चुनाव इस बार का 2 मुद्दों पर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन पर और जो एक कॉर्पोरेट लूट है उस पर, और कांग्रेस ने इसको क्रेडिट दिया जनता और संविधान पर। और इस बात पर भी थी कि मेहनत करने वाले जो लोग हैं उनके हालत खराब ही हो रहा था, पर जो लोग आपने जो कहा, जो पूंजी के मालिक है, रईस है, उनकी पैसे बढ़ रहे थे। और इसीलिए जो कहते हैं ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि बहुत अमीर हो जाएंगे। मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा भी, जब लोग रिच हो जाएंगे तब जो है नीचे भी उस पर आ जाएगा, पैसा नीचे आ जाएगा, इसीलिए अमीर करना अच्छी बात है। तो वो बात जो है
लोगों को पछता नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं अमीरी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ गरीबी भी बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, फर्क बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये जो चीज है मेरे ख्याल से लोगों ने इस बार साफ कर दिया कि वो क्या चाहते हैं। जी, इससे पहले कि हम बप्पा आपके पास आए, एक चीज जो अपडेट है बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे भी काफी चल रहा है कि मोदी जी 1.5 लाख यानी 1.5 लाख की लीड से जीते हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी 4 लाख की मार्जिन से जीते हैं, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो रायबरेली से लड़े और वायनाड से लड़े। और साथ ही साथ यह भी चल रहा है कि कहां दावा था कि मोदी जी 11 लाख की लीड हासिल करेंगे। तो बप्पा हम आपके साथ थोड़ा सा नक्शा भी देखना चाहेंगे कि ये जो नक्शे में जिस तरह की तब्दीलियां आई हैं, और ये जो हमारे पास 2019 का पूरा एक कंपैरिजन भी है कि कितना वोट परसेंट है, क्योंकि खास है कि पहली बार 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हुआ है अभी तक जितने आंकड़े हमारे पास हैं। एक ब्रॉड पिक्चर हमें दर्शकों को दे। बहुत ही हाई लेवल का पिक्चर है कि बीजेपी के 62 सीट्स तो कम हुए हैं, बट वोट शेयर भी अराउंड 85% के करीब, हाँ 8% के करीब, 0.8% के करीब वोट शेयर भी कम हुआ है, जबकि बीजेपी ने लास्ट टाइम से ज्यादा सीट लड़े हैं। सो वो एक सिग्निफिकेंट चीज दिख रहा है। और दूसरा जो है कि अगर 2019 का अगर सेम मैप देखेंगे तो ये जो साउथ और ईस्ट का बेल्ट छोड़ के ये पूरा मैप आपको सैफरन दिखता था 2019 में। बेसिकली पूरा नॉर्थ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया इंक्लूडिंग कर्नाटका, महाराष्ट्र और ऊपर उत्तर प्रदेश एंड बिहार। इस बार जो दिख रहा है कि ये जो अंदर वाला बेल्ट है, ये जो मध्य भारत का अंदर वाला बेल्ट है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये बेल्ट छोड़ के इसके ऊपर और नीचे दोनों जगह आपको मल्टी कलर दिख रहे हैं, रंग बदल रहा है। हाँ, तो वो एक सिग्निफिकेंट मतलब एट ऑल इंडिया लेवल में वो एक सिग्निफिकेंट चीज दिख रहा है कि भारतवर्ष का रंग बदल रहा है। और क्योंकि खास बात यहाँ पर ये भी है कि जो आप दिखा रहे थे कि गुजरात में अभी तक हमेशा पूरा का पूरा बीजेपी के पास रहा है। इस बार हरी पट्टी दिखाई दे रही है, कांग्रेस वहां से जीत रही है गुजरात में। और खास तौर से गुजरात में अगर आप देखिए तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये खास अपने आप में काफी अहम कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाती है, क्योंकि यहीं से मोदी जी ने यह भाषण दिया था कि अगर इंडिया गठबंधन आता है तो वो आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस ले जाएगा, मंगलसूत्र ले जाएगा, बनासकाठा। तो बनासकाठा से अभी कांग्रेस जीत चुकी है, जो हमें नक्शे में दिखाई दे रहा है। हाँ, ये गुजरात में 1 सीट जीता है, और उसके गुजरात के आसपास जो राजस्थान में तो काफी बदलाव आया है। हाँ, क्योंकि राजस्थान भी काफी दिलचस्प चुनाव रहा है इस बार का। पिछले बार करीब सभी सीट बीजेपी के पास थी, सारी सीटें बीजेपी के पास थी। पिछले बार बीजेपी के पास 24 सीटें थी, और एक ये नागौर का सीट सिर्फ बेनीवाल ने जीता था। इस बार जो इंडिया अलायंस है, वो इंडिया अलायंस में कांग्रेस, सीपीएम, आरएलपी और जो इनका जो ट्राइबल पार्टी है, ये सब अलायंस में थे। तो इस बार 14-11 का फर्क आया है, तो 10 सीटें इंडिया अलायंस के तरफ गया है और बीजेपी का 10 सीटें घटे हैं। और खासतौर से मैं चाहूंगी अगर आप सीकर वाली सीट भी दिखाएं, क्योंकि वो भी बहुत अहम है। वहां से सीपीएम का बहुत पुराना काम रहा है किसानों के बीच, खेतीहर मजदूरों के बीच, तो वह सीट भी जीत चुके हैं सीपीएम वहां से। ये सीट सिग्निफिकेंट है क्योंकि बहुत सालों बाद, बहुत डिकेड्स बाद एक्चुअली सीपीएम का नॉर्थ इंडिया में एक सीट मिला है। और एक्चुअली ये जो राजस्थान में आप देखेंगे, जो पूरा ये जो शेखावटी बेल्ट है, वहां पे इंडिया अलायंस का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जी, तो इस लिहाज से दिखाई दे रहा है कि राजस्थान, क्योंकि यहाँ के बारे में भी कियास नहीं था, अभी ही जो चुनाव हुआ था वहां से कांग्रेस हारी थी विधानसभा में, और उसको माना जा रहा था कि वही रिपीट होगा तकरीबन। चंद महीनों के बाद काफी फर्क नजर आ रहा है दोनों मैप में।
जो असेंबली की इलेक्शन की थी और अब के जो दिख रहा है। राइट। अगर हम उत्तर प्रदेश पे भी चलें तो बहुत अच्छा रहेगा, वो तो बहुत रंग बिरंगा हो गया। उत्तर प्रदेश तो ये इलेक्शन का सबसे फलक्रम है। हाँ, ये इलेक्शन चेंज हुआ है उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि 2014 और 2019 दोनों में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को मोर और लेस स्वीप किया था। 2019 में बीजेपी को 62 सीट्स थे, 2 अपना दल का था, तो टोटल 64, 80 में से 64 सीट्स बीजेपी के थे। इस बार सिचुएशन एकदम पलट गया है। ये लाल जो है ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी है। तो अगर आप इंडिया अलायंस को देखते हैं तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो 44 सीट्स आउट ऑफ 80, जो मेजॉरिटी से ज्यादा सीट्स, हाफ ए मार्क से ज्यादा सीट्स इंडिया अलायंस को मिला है। ये एक सीट, ये जो एक सीट है ये चंद्रशेखर को भी मिला है जी। तो ये नगीना से चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के, और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जिनका इंडिया अलायंस से बात चल रहा था, लेकिन एंड में अलायंस हुआ नहीं तो ये सीट भी उनको मिला। बीजेपी को 32 और आरएलडी को 2। आरएलडी जिन्होंने लास्ट मोमेंट में बीजेपी को फ्लिप किया इंडिया अलायंस से एनडीए में आए, उधर चले गए, और अपना दल, तो ये मिला के 35 सीट मिले हैं। सो 64 से उनका 35 में गए हैं, जबकि उनको एक एक्स्ट्रा अलायंस पार्टनर लेने के बाद। सो एक्चुअली ये पूरा इलेक्शन यूपी पे पलट गया है जी। और यहाँ पर बहुत खास है बप्पा और प्रवीर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सारा चुनाव 2014 से लेकर अभी तक जो 2024 का चुनाव पहुंचा था, ये राम मंदिर के इर्द गिर्द था। जिस तरह से जनवरी में राम मंदिर का भव्य दिव्य पूरा का पूरा कहानी किस्सा बना था कि बस उसी के आधार पे बस अब जीत जाएंगे। मोदी जी का भव्य आयोजन था जिसको लेकर उन्होंने पूरे हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने की, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे का पूरा नारा था। लेकिन देखिए ये सीट है फैजाबाद की। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद जीत जाते हैं, और यानी समाजवादी पार्टी जीत जाती है। इसी के बगल में श्रावस्ती है, श्रावस्ती से भी समाजवादी पार्टी जीत जाती है, और वो भी इसलिए बहुत अहम है क्योंकि बस्ती में भी जीती। सारा जो आसपास का इलाका है तकरीबन आप पाएंगे कि वहां पर आम आदमी ये जीत रही है समाजवादी पार्टी। फैजाबाद, मतलब आप कल्पना कीजिए प्रवीर कि फैजाबाद जहां पर सारा खेल, सारा दांव, सारा देश भर में राम मंदिर और इंडिया अलायंस को एंटी हिंदू कहना, वहां पर भाजपा हार जा रही है। देखिए बीजेपी की राजनीति जो है किस नजरिए से आप देखें ये अहम है। एक तो कहना कि हिंदुत्व, हिंदूवादी बातें करते हैं, पर ये असली बात नहीं है। एक नफरत की राजनीति से जुड़ा हुआ है, और ये जो राजनीति थी ये इतना नहीं था कि मंदिर बनाना है, वो था कि मस्जिद गिराना है। क्योंकि भारतवर्ष में देखिए मस्जिदों की तो गिराना अभी भी चल रहा है ना। हाँ, अभी तो काशी और मथुरा दोनों कह ही रहे हैं कि बार की है। ये जो चीजें है, मंदिर और एक बनाएंगे, इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंदिर की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में। और एक भव्य मंदिर बना के अब उस तरह से लोगों को विचार नहीं बदल सकते, वो आपका सबूत है फैजाबाद कि राजनीति जो थी मंदिर की नहीं थी, मस्जिद गिराने की राजनीति थी। और अभी भी जिस तरह से क्या कहेंगे नफरत की राजनीति चल रही है, और ख़ास तौर से यूपी में, तो इसमें तो बहुत और चीज़ें होती है ना। आप कहेंगे गाय, हम गाय को बचाएंगे, ठीक है ना, ये सब जो कहते हैं, किसको आप शिकार बना रहे हैं वो भी साफ है। तो ये जो राजनीति है, पहली बार इसको एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, और मेरे ख्याल से एक टर्निंग पॉइंट उस राजनीति की है कि आप सिर्फ नेगेटिव राजनीति करके, और जैसे पहले कहा कि जो अमीर है उसको और अमीर करेंगे, ये करके आप देश को बहुत दिन नहीं चला सकते। मेरे ख्याल से इस इलेक्शन इसीलिए एक टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 2 सीटें और इम्पोर्टेंट हैं। एक तो हम जानते हैं कि अमेठी
क्योंकि अमेठी इसलिए खास है क्योंकि यह पूरी तरह से स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी चल रहा था कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हटाया और राहुल गांधी इस बार लड़े नहीं। उन्होंने अपने एक भरोसेमंद व्यक्ति किशोरी लाल जी को खड़ा किया और किशोरी लाल जी यहां से जीत जाते हैं। 1.65 लाख का अंतर रहता जो मोदी जी के अंतर से ज्यादा है। लेकिन अमेठी भी जीतना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं प्रबीर ये भी बताना चाहूंगी कि द ग्रेट काशी, जहां पे मोदी जी ने कहा कि गंगा मैया ने बुलाया है, 2014 से हम सुनते आ रहे हैं, वहां पे बहुत मुश्किल से, शुरू में तो कई बार वो पीछे भी हो गए थे, लेकिन 1.5 लाख के ही मार्जिन से जीत पाते हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी हैं जो रायबरेली से 4 लाख से अधिक मार्जिन से जीतते हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी जिनका पूरा तंत्र, और हमने देखा ही था वो रेड कारपेट पे चल रहे हैं और लोग आ रहे हैं। इसका क्या संकेत है? देखिए, एक तो है कि हमें इन जगहों की सिर्फ मंदिर से न जोड़े, क्योंकि वाराणसी में पुराने सोशलिस्ट, पुराने कम्युनिस्टों के काम रहा है, मेहनतकश लोग हैं, वहाँ पर कारोबार चलता है, छोटे जो गरीब लोग हैं वो भी हाथ के काम करते हैं, आपके बनारसी साड़ी तो वहीं से बनती है, और कम्युनिटीज़ जो है हिंदू मुसलमान मिल के सब काम करते हैं। तो इसीलिए चाहे वो फैज़ाबाद हो, वहाँ पर भी पुराने सोशलिस्ट कम्युनिस्टों के वहाँ पर गढ़ रहा एक ज़माने में, क्योंकि यहाँ पर मेहनतकश जो लोग हैं यही सबसे बड़े तादाद में रहते, दिखते हैं कि आपके कौन मकान में, बड़े मकान में रहते हैं, कौन रईस है, पर काम तो यही लोग करते हैं ना। तो मेहनत कशों की आवाज़ जो है कितने दिन तक अब दबा सकते हैं, ये सवाल था। मेरे ख्याल से इसी वजह से फैज़ाबाद और वाराणसी दोनों में एक ही तरह का रुझान देखने को मिल रहा है। मोदी जी बहुत बड़ा नेता है, देश के प्रधानमंत्री है, विश्व गुरु हैं, अब तो अवतार स्वरूप भी ले लिया उन्होंने। मैं सिर्फ चुनाव की बात कर रहा हूँ, विश्व की बात नहीं, मैंने तो चुनाव में कहा कि चुनाव में उन्होंने अवतार भी ले लिया ना। हाँ, बायोलॉजिकल नहीं हूँ कहा। पर काशी की जनता के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री है, देश का सबसे बड़ा नेता है इस वक्त, तो इसीलिए समझ सकते हैं कि चलो उसको वोट तो देना ही पड़ेगा, जिताना तो है ही। पर ये जो चीजें है जो नीचे नीचे काम कर रहा है कि रोजी क्या होगा, रोटी रोजी कहाँ से आएगा, ये सवाल इस चुनाव में फिर आया है, जबकि पिछले 2 चुनावों में नहीं आया था उस तरह से जो इस बार आया। और वो भी उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो कहीं क्यास ही नहीं लगाया जा रहा था, हालांकि फूलपुर और बाकी जगहों पे लोग देख रहे थे। ये मेरे ख्याल से उन्होंने जीती हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि वेस्टर्न यूपी में कैराना और मुजफ्फरनगर, ये दोनों सीटें बीजेपी हार गई है। आरएलडी के साथ अलायंस करने के बावजूद ये जाट बेल्ट के ये दोनों सीटें बीजेपी हार गई है, तो ये भी वेस्टर्न यूपी में ये महत्वपूर्ण है। हाँ, और क्योंकि आरएलडी अगर इस तरह से पलटी नहीं मारती तो जो आप जाट बेल्ट कह रहे हैं उसमें शायद और भी सीटें उधर चली जाने की संभावना थी, क्योंकि मुजफ्फरनगर तो बहुत खास है। हम सब जानते हैं कि किसान आंदोलन का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एपिक सेंटर मुजफ्फरनगर रहा, जहां महापंचायत हुई, और दोनों चीज एपिसेंटर रही किसानों की, उसके साथ साथ ये भी देखिएगा कि राइट्स भी हुई है। हाँ, दोनों चीज है वहाँ मौजूद। हाँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि महापंचायत में उन्होंने माफी मांगी कि भाई हमने दंगा फसाद किया, बकायदा हम तो न्यूज क्लिक की तरफ से वहां गए थे जहां दोनों लोग गले मिले कि हमें माफ कर दीजिए, हमने गलत किया। तो उसका नतीजा यहाँ चुनाव परिणाम में दिखाई दे रहा है इस बार। सही है, पर इस बेल्ट में आरएलडी, जो बापा जी ने कहा कि आरएलडी अगर इस तरह से पलटी नहीं मारती तो शायद यहाँ पर रिजल्ट्स और भी बीजेपी के खिलाफ होता। जी, अब मुझे लगता है कि हम महाराष्ट्र की तरफ भी चल सकते हैं, क्योंकि देश में महाराष्ट्र को लेकर जो चर्चा रही वह भी बहुत सघन चर्चा रही। महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन बीजेपी वॉशिंग मशीन जबरदस्त पूरी बेहियाई के साथ चला। यहाँ के जो 2 क्षेत्रीय दल हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवसेना और एनसीपी दोनों को ही उन्होंने ध्वस्त कर दिया, और उनके 10 सो कॉल्ड जो भ्रष्ट नेता थे उन सबको भाजपा की वॉशिंग मशीन में डाल के भाजपा ने अपने पास ले लिया। नतीजे में लेकिन उसका फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। क्या बापा, क्या कह रहा है नक्शा?
हाँ, नतीजे में आप देखेंगे कि आईएनसी, कांग्रेस, ये शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप और एनसीपी शरद पवार, ये अगर 3 मिलाएंगे आप तो ये 13, 9 और 7, तो 29 सीट्स उनको मिले हैं। और जो बीजेपी का अलायंस है, एनडीए अलायंस, वो बीजेपी के 10, ये शिंदे शिवसेना 7 और शरद पवार एनसीपी 1, तो शरद पवार ने अजित पवार, सॉरी अजित पवार एनसीपी 1, तो ये 10 + 7, तो इनको सिर्फ 18 सीट मिले हैं। 29 बनाम 18। हाँ, जो कि लास्ट टाइम जो अलायंस था वो बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था, जहां पे उनको 42 सीटें मिले थे। सो 48 में से 42 थे, 48 में से 42 थे। वो 42 से अब वो लोग एनडीए 18 पे आ गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के बाद ये जो दूसरा स्टेट है जहां पे एनडीए का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब ये भी है कि जिस तरह से इन पार्टियों को तोड़ा गया था, खास तौर से शिवसेना का और एनसीपी का, तो लोगों ने साफ राय दिया है कि उनको ये पसंद नहीं हुआ और इन पार्टियों की जो टुकड़े होके गए उनकी समर्थन काफी कम हुई है। तो मेन जो वोट बेस था इन पार्टियों की इनके साथ ही रहा और ये इस वक्त कांग्रेस के साथ मिलके इसीलिए इस तरह का शिफ्ट महाराष्ट्र में करा पाए। और खास बात है कि इन सब दोनों ही पार्टियों के पास अपना अभी तक का प्रचलित चुनावी सिंबल भी नहीं था। इन्होंने बहुत कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट से लेके हर जगह गए, लेकिन चुनावी सिंबल नहीं मिला। लेकिन बिना चुनावी सिंबल के ये जीत हासिल की। सिंबल तो वहाँ शरद पवार है, सिंबल तो वहाँ उद्धव ठाकरे थे जी। तो इसीलिए जो इलेक्शन चुनाव सिंबल भले ही न हो, ये दो सिंबल का जो असर साफ दिखाई पड़ रहा है। और ये भी देखिएगा उद्धव ठाकरे इतना अच्छे हेल्थ में नहीं है, तो इसीलिए इस गर्मी में बड़े पैमाने पे पद यात्रा करना उनके लिए संभव नहीं था। नहीं तो चुनाव शायद और भी। हाँ, शरद पवार भी, शरद पवार भी जानते ही हेल्थ का क्या है। हाँ, तो लेकिन उनके बेल्ट ने भी काफी मिलकर एक साथ वोट किया। और क्योंकि उद्धव ठाकरे का आपने सही कहा कि एक बारे में जो कयास लगा रहे थे तमाम राजनीतिक विश्लेषक, वो कह रहे थे कि बिल्कुल कहानी खत्म है और ये मजे हुए खिलाड़ी नहीं है, इनको खरीद बिक्री नहीं करनी आती। लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि और हिंदुत्व वाला जो पूरा कार्ड था, क्योंकि मैं मुंबई गई थी प्रबीर, वहां ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हुए दे रहे थे कि ये जो राजनीति कर रहे हैं बीजेपी और आरएसएस, ये दरअसल हिंदुत्व नहीं है, ये दंगा फैलाने वाली है। तो ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र चीज थी। और एक चीज थी कि देखिए, एक महाराष्ट्र में और एक चीज प्ले करता है, ये है कि गुजरात, बॉम्बे, अनडिवाइडेड बॉम्बे में बॉम्बे को कंट्रोल करता था। वहाँ पर जो मराठी मानस कहेंगे उनको वहाँ पर कुछ खास भाव नहीं मिलता था। तो गुजरात और महाराष्ट्र का एक टेंशन इसमें रहा है। और ख़ास तौर से जो लागत पैसा होने वाला था, फैक्ट्रियाँ आने वाला था महाराष्ट्र में, उसको गुजरात ने छीन लिया। तो ये सब चीज़ भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। पर ये साफ हो गया कि धरोहर जो पार्टियों की है, चाहे नेशनल कांग्रेस पार्टी जिसका एनसीपी जो है और आपका उद्धव ठाकरे का शिवसेना, धरोहर इन दो पार्टियों की इन टुकड़ों के साथ ही है जो टूट के गए हैं बीजेपी के साथ, केसेस के वजह से, ईडी के वजह से, दूसरे वजह से उनके साथ ही नहीं गया। ये साफ हो गया है। हाँ, ये भी सही है कि बीजेपी की प्रभाव महाराष्ट्र में बढ़ी है, पर ये जो तोड़ने की जो कोशिश करके ये ले जाके इन दो पार्टियों को खत्म करना चाहते थे, वो सफल नहीं हुआ। वो साफ है। एक और राज्य बहुत दिलचस्प है, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु इसलिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसको लेकर जितना कयास एग्जिट पोल में लगाया गया और जितनी बार देश के प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की यात्रा की, यहां तक कि जब वह लाइट कैमरा एक्शन के साथ मौन व्रत में भी गए आखिरी चरण के मतदान से पहले, तब भी वो गए तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। और यह बताया जा रहा था कि इस बार डबल डिजिट में आएंगे और सारे कयास चल रहे थे कि कमल का फूल खिलेगा ही। लेकिन बप्पा, तस्वीर तो बिल्कुल उल्टी है फाइनली जो हमारे सामने आ रही है। तमिलनाडु में बेसिकली 2019 का रिपीट हुआ है। 2019 में यूपीए ने 39 के 39 सीट जीते थे, इस बार इंडिया अलायंस ने सारे सीट जीते हैं। तो जो बीजेपी का
असर्शन था, और एग्जिट पोल्स जो बोल रहे थे कि तमिलनाडु में बीजेपी बहुत अच्छा करेगी, 2-3 सीट्स लाएंगे, तो और उनका वोट शेयर बहुत बढ़ेगा। वोट शेयर तो उनका बड़ा है, लेकिन उसमें सीट्स के कोई भी कन्वर्शन नहीं हुआ है। और एआईडीएमके अभी भी प्राइमरी ऑपोजिशन है। एआईडीएमके वो बोल रहे थे एआईडीएमके खत्म हो जाएगा और एआईडीएमके का पूरा वोट बीजेपी में जाएगा, वो हुआ नहीं है। एआईडीएमके अभी भी प्राइमरी ऑपोजिशन है। तो ऐसा क्या हो गया तमिलनाडु में? मोदी जी संगोल भी लिया है, नई संसद बनाई, वहां पे राजदंड वहां से लेकर वहां आए, तब भी कमल नहीं खिल पाया। देखिए, वहां पर तमिलनाडु में दो चीजें हैं। एक तो है एक कास्ट असर्शन बहुत पुरानी है वहाँ पे, कि हम बावनों की उंगल के तरह नीचे नहीं रहेंगे। तो एक बहुत पुराना उनके लिए जो डीके जो था, द्रविड़ कजगम जो था, वो एथिस्ट था, वो तो धर्म भी नहीं मानता था। और फिर तो पेरियार की लैंड बोली पेरियार का यही कहना था। तो वो परंपरा भी चेन्नई तमिलनाडु में बहुत पुरानी है। दूसरी बात, भाषा लेके जिस तरह से बातें आई थी बहुत पहले, आप लोग तो उस वक्त थे नहीं, तो हमने देखा है लैंग्वेज मूवमेंट जो हुए थे, जो चेन्नई तमिलनाडु में लैंग्वेज मूवमेंट बहुत जबरदस्त हुए। हिंदी की सुप्रीमेसी को बिल्कुल रिजेक्ट करते नहीं, उनका था कि हमारी भाषा की भी अहमियत होनी चाहिए। तो इट वाज नॉट एंटी हिंदी, जिस तरह कहा जाता है कि हमारी मातृभाषा हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये चीजें भी वहां पर असर्शंस है। इसीलिए आप बाहर से आके उनको पट्टी पढ़ा देंगे, वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है, उनकी परंपरा में ये आती नहीं है। और इसीलिए द्रविडियन जो मूल पार्टीज हैं, अभी भी एआईडीएमके जो उन्होंने कहा कि ये दूसरी फोर्स है वहाँ पे, मेन ऑपोजिशन पार्टी है, इसीलिए है। और कांग्रेस भी इस वक्त डीएमके के पीछे है। हाँ, सही बात है, नेतृत्व जो है डीएमके का है वहाँ पर। तो ये चीजें इस पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि मोदी जी का जो सनातन वाला था, मुझे याद आया अचानक आपकी बात सुनते हुए कि पूरे देश में जो सनातन की तमिलनाडु सनातन विरोधी है। उदयनिधि स्टालिन को निशाने पे लिया, जो स्टालिन के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे, कि किस तरह से वो सनातन विरोधी हैं, और कच्चा तीव ले आए कि हाँ, तो भूली हुई चीज सब लोग मिलकर सारा साम दाम दंड भेद कर दिया। लेकिन सेंगोर के आपने जो कहा, एक बात उस पे कहना जरूरी है कि इस पे एक ब्राह्मणवाद ये है कि राजा कोई भी होता है, वो सेंगोर जो है ब्राह्मण ही उसको देता है। इसके पीछे भी ये राजनीति है। तो ये सिंबल्स जो है, लग रहा था मोदी नेहरू जी को टारगेट कर रहे थे, अंग्रेज के पता नहीं कैसे वो पहुंचना चाहते थे, पर हकीकत है इसका अर्थ तमिलनाडु में ये भी आता है कि राजदंड सिर्फ ब्राह्मण ही दे सकते हैं दूसरों का, और ये चीज वहां पर चलती नहीं, स्वीकार नहीं हुआ, चलती नहीं। हाँ। तो ये एक और राज्य मुझे लगता है जो उड़ीसा है, जहां से बीजेपी और को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। अभी वो वहां तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन शायद जो पूरा का पूरा दांव यहाँ पर चला, उन्होंने बीजू पटनायक विधानसभा और लोकसभा दोनों से उनका सुपड़ा साफ हो गया है। और जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक सीट मिली है बीजेडी को यहाँ से, जो कि कभी ऐसा नहीं रहा। कांग्रेस के पास एक सीट है, बीजेपी को 19 सीटें मिली हैं, और विधानसभा में भी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। उड़ीसा के इतिहास में तकरीबन 3 दशक बाद ऐसा सीन आया है कि कोई नेशनल पार्टी वहां सरकार बनाने जा रही है, वरना अभी तक बीजेडी को माना जाता था। तो ये जो पूरा खेल यहाँ उड़ीसा में हुआ है, ये भी इसके बारे में भी बातचीत बहुत कम थी, लोगों का आकलन भी बहुत कम था। सवाल ये है कि अगर आप बीजेपी के साथ इतने साल रहेंगे, आपने कभी मुंह नहीं खोला, बीजेपी जो कर रही है उसको आप पार्लियामेंट में समर्थन किए, आपने एक हिसाब से बीजेपी का बी टीम बन के ही पार्लियामेंट में रहे, तो उससे लोगों को लगता है अगर यही है तो बीजेपी के ही वोट दे देते, इनका क्या है। एक्चुअली ये तीनों स्टेट में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो ये जो अनअलाइंड पार्टीज थे, टेक्निकली अनअलाइंड, बट पार्लियामेंट में ये बीजेपी का साथ दे देते, वो सब
साफ हो गया। जैसे वाईएसआर का भी सेम चीज हुआ है यहाँ पे। और तेलंगाना में आप देखेंगे तेलंगाना और शायद नीचे है सबसे और नीचे। बीआरएस का जो हुआ तेलंगाना में बीआरएस का 0 सीट्स है। सो ये तीनों स्टेट्स में जो बीजेपी फॉर्मली अलाइन नहीं थे बट टेक्निकली पार्लियामेंट में बीजेपी का सपोर्ट करते थे, वो सब खत्म हो गए हैं, अंदर से खोखले हो गए इसके। हाँ, क्योंकि इससे ये भी लगता है कि एक संदेश 2024 का चुनाव ये भी दे रहा है कि जो क्षेत्रीय दल अपने पैर पर नहीं खड़े हो पाते और विपक्षी एकता के लिए जिन्होंने नहीं काम किया, वे दरअसल अपनी जमीन या अपना इलाका, क्योंकि मुझे लगता है जगन रेड्डी भी सोच रहे थे कि वो सिर्फ आंध्र प्रदेश को बचा लें, नवीन पटनायक सोच रहे थे कि सिर्फ मेरा उड़ीसा बचा रहा है, बाकी देश कहीं भी जाता रहे। तो ये फैक्टर इस बार काम नहीं किया। बीजेपी ने जो निशाना लिया था क्षेत्रीय दलों का, सफाई का, उसमें इन तमाम इलाकों में वो काफी कामयाब होती दिखाई। शिकार वो बने जो उनके साथ गए। हकीकत यही हुआ ना। जी जी जी। हाँ। जो उनके खिलाफ लड़े उनके अस्तित्व बची रही, जो उनके साथ गए वो खत्म हो। एक हम केरल भी देख लेते हैं, क्योंकि केरल पे भी काफी कयास चल रहा था कि बीजेपी 5 सीट ले जाएगी और काफी फायदा होगा। जी बप्पा बताइएगा थोड़ा। केरला में बीजेपी ने अपना अकाउंट तो खोला है, जो कि काफी 2 इलेक्शन साइकिल के बाद वो अकाउंट खोला है, और वो ये त्रिशूर वाला सीट में बीजेपी को 1 सीट मिला है। सुरेश गोपी। हाँ, जो उनका प्रोजेक्शन था या फिर जो एग्जिट पोल्स बोल रहे थे वो प्रोजेक्ट कर रहे थे कि 2 या 3 सीट मिलेंगे, वो वैसा तो नहीं हुआ है। बट हाँ, बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया है केरला में, जो कि एक बड़ा न्यूज़ है। वो छोड़ के यूडीएफ ने मोर और लेस पूरा स्टेट में स्वीप किया है। एलडीएफ को सिर्फ ये अलातूर का सीट मिला है। अलातूर की सीट मिली है। जी, बेसिकली यही हो जाता वहां पर कि अगर देना ही है, कांग्रेस वहां पर तो सेकंड फोर्स है ही, तो लगता है पार्लियामेंट पे उनकी ही दी जाए, क्योंकि वो तो सेंटर में वही मेन ऑपोजिशन है। और अस्तित्व केरल में लगता है खतरा ज़्यादा है, माइनॉरिटीज काफ़ी है वहाँ पे, तो उनका स्विंग जो है स्टेट इलेक्शन और सेंट्रल इलेक्शंस पे अलग अलग होता है। क्योंकि वहाँ पे सरकार वाम मोर्चे की है, सीपीएम के नेतृत्व में सरकार है वहाँ पर। एक चीज यहाँ पर वायनाड से जो जीत है राहुल गांधी की, वो भी काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि उनको भी करीब मिला है 4 लाख का मार्जिन है। और यहाँ पर जो एंटनी के बेटे गए थे जीतने के लिए, उनको उस तरह से जीत नहीं मिल पाई, क्योंकि उसको लेकर भी कयास चल रहा था कि वो भी जीत सकते हैं यहाँ से। तो मेरे ख्याल से अब हम एक बार चलते हैं वापस बिहार की तरफ, क्योंकि बिहार में दूसरे किंग मेकर सामने आए हैं। वो शायद नक्शे में कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तब तक हम अपनी बात जारी रखते हैं। क्योंकि बिहार में दिखाई दिया है कि जिस तरह से तेजस्वी के पक्ष में माहौल बन रहा था, जिस तरह से रैलियां हो रही थी, जिस तरह से माहौल बना था, जमीन पर अभी तक जब हम बात कर रहे हैं उस तरह का रिफ्लेक्शन, उस तरह का परिणाम सामने नहीं आ रहा है। और खास तौर से जनता दल यू यानी नीतीश कुमार एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आ रहे हैं, और वो बार्गेन करने दिल्ली भी पहुंच जाते हैं। प्रबीर, तो बिहार में ऐसा क्या हुआ? उत्तर प्रदेश ने चेंज कर दिया, बिहार में गाड़ी क्यों अटक गई? ये सवाल तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग एक यही आशा कर रहे थे, लोग सोच रहे थे 2 पक्ष है, नीतीश का खास रोल नहीं होगा। लगा कि नहीं, नीतीश का भी रोल है। तो एक तो साफ है, जो इंटरमीडिएट कास्ट जिसे कहते हैं, उन पर नीतीश का अभी भी प्रभाव है, जिसको इन्होंने ईबीसी करके एक केंद्रित भी किया है। और वो उनको लगता है कि यादव नेतृत्व में अगर हम जाएंगे तो हमारी अस्तित्व खतरे में है। तो वो सेंटिमेंट जो है अभी भी नीतीश पकड़ के रखा है, और इसीलिए नीतीश की बार्गेनिंग बीजेपी और इंडिया अलायंस कहेंगे, वहाँ पर हकीकत तो यह है वो तो आरजेडी है, तो उसके बीच में उसका एक स्विंग कराने की क्षमता अभी भी है। तो नीतीश अभी भी प्लेयर है। लोगों ने जो सोचा था कि उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, उसका कोई अहमियत नहीं होगी, वो नहीं है, वो अभी भी प्लेयर है, साफ है। तो ये मेरे ख्याल से सबक है कि नीतीश अभी भी बिहार के राजनीति में नहीं, हिंदुस्तान के राजनीति में
अभी भी प्लेयर होंगे। और मुझे लगता है भारतीय राजनीति इतनी वाइब्रेंट है कि जिसके बारे में भी कहा जाता है कि मर्सिया लिख दिया जाए, जैसे चंद्रबाबू नायडू के बारे में लिखा जा रहा था, वो आंध्र प्रदेश में आ गए गेम चेंजर, किंग मेकर की तरफ, और इधर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को बचाने वाले सामने आ रहे हैं। 12 सीटों पे बढ़त है, 4 का नुकसान है, बीजेपी 12 पर है। लेकिन एक जो अच्छी बात है इंडिया अलायंस में कि इस बार जो भाकपा माले को वहां से 2 सीटें मिली हैं, वो भी ऐसी जगह से जहां पर किसी को भी कियास नहीं था। आरा खास तौर से, जो कि बिल्कुल दबंग जातियों का गढ़ रहा है, जहां आर.के. सिंह जो मंत्री भी रहे हैं वो थे, और दूसरी तरफ काराकाट जहां से राजा राम चुनाव लड़े। तो थोड़ा सा नक्शा तो बहुत रंग बिरंगा यहाँ का भी हो ही गया थोड़ा बहुत। हाँ, पर बेसिकली 2 ही फोर्सेस थे उसमें, दूसरे पार्टियां सब एक तरफा थे, इंडिया अलायंस में थे, और बीजेपी और नीतीश जनता दल, हाँ, ये एक साथ थे। तो यही 2 बेसिकली 2 अलायंसेस की ही संघर्ष थी इसमें। और यहाँ पे नीतीश ने पलटी मारी, उसीलिए इन्होंने, एनडीए ने अपना बिहार काफी हद तक बचा लिया, क्योंकि जो वहाँ पे कास्ट कॉम्बिनेशन है, अगर नीतीश इंडिया अलायंस के साथ रहते तो शायद बिहार का मानचित्र भी यूपी की तरफ होता। ये आपने बहुत अहम कहा कि शायद इसीलिए भाजपा ने इतनी कोशिश की कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश को वहां से वहां ले जाएं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत दिलचस्प है। कश्मीर एक जरूर संवेदनशील राज्य रहा ही है, और हम सब देख रहे हैं कि दोनों ही लोग, मतलब पीडीपी की जो मुखिया हैं वो अभी चुनाव हार गई हैं, महबूबा मुफ्ती, और एनसी के जो नेता रहे हैं उमर अब्दुल्ला, वह भी अपना चुनाव हार गए हैं। तो एक दूसरे ढंग की इक्वेशन कश्मीर में निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कश्मीर में मेरा मानना है कि बीजेपी ने जो पर्दे के पीछे रह के दांव चला, वो कुछ हद तक कामयाब हुआ है इन परिणाम को देखकर। देखिए, इस पे अलग से देखना पड़ेगा, इसीलिए कि कश्मीर में जो वोट डालने नहीं आते हैं उनकी राय क्या है वो इस पे रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो ये इसीलिए कश्मीर में एक तीसरा सेक्शन भी है, बीजेपी, एंटी बीजेपी, और जो वोट डालने नहीं आते, कहते चुनाव हम नहीं चाहते। तो इसीलिए जो वोटिंग परसेंटेज आप कह रहे हैं, इस पे काफ़ी, जैसे मानचित्र अगर देखेंगे, आज की विषय नहीं है जी, तो कैसे कश्मीर में वो क्या कहेंगे, कंस्टिट्यूएंसीज को काट के इधर से उधर जोड़ के अनंतनाग खास तौर से राजौरी और पुंछ का इलाका वहां पर जोड़ा गया था, वैली से जोड़ा गया, हाँ, था, घाटी से जोड़ दिया गया था, जो ये सब इसके आज के विषय हाँ, नहीं हाँ, है। इस पे अलग से बात करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि जिक्र जरूर होना चाहिए। जब हम यही है कि वहां पर इलेक्शन बैटल मुख्य बैटल नहीं है। कश्मीर में उनका कहना ये है कि जो आपने 370 हटा दिया, उससे हम राजी नहीं है और हम वोट ही नहीं डालेंगे। हालांकि इस बार वोट परसेंट ज्यादा रहा नहीं, ये भी जो आप कह रहे हैं, आप जेरीमैंडरिंग जिसे कहते हैं, काट के जोड़ देने से लगता है बढ़ गया है कि वैली की वोट नहीं पड़ा, कि बारामुल्ला का एक सेक्शन आपने यहाँ जोड़ दिया तो वहाँ वोट पड़ा, तो आपने कहा कि वोट परसेंटेज बढ़ गई है जी। तो इस पे न जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर के विश्लेषण और एक दिन करें, हाँ, अलग से करेंगे पर ये बात तो जरूर है कि लद्दाख में जहाँ पर उनकी समर्थन उनको मिलने की संभावना थी, वहां पर जीते नहीं वो। हाँ, वहां पे जीते नहीं, वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं। इनके 2 सीट जो है जम्मू से आई है, जम्मू में तो बीजेपी की वैसे वहां पर समर्थन, हाँ, और घाटी में तो इन्होंने लड़ा नहीं, पीछे से, पर्दे के पीछे से कई नहीं। अब पर्दे के पीछे से किसको क्या करे वो बात की बात है। सवाल है कि घाटी में जो है राजनीति जो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, तो उसको हम इस तरह से पर्दे के पीछे कह के उधर न डाल दे, ठीक है ना। तो उस पे है फर्क है, क्या है, पर हम आज बैठ के कश्मीर का विश्लेषण यहाँ करना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा सेक्शन वोट नहीं दिया है और उसका मत यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो फिलहाल कम से कम बड़ी तस्वीर अगर वापस हम भारत के नक्शे पे जाएं पूरे, तो यह दिखाई दे रहा है बहुत साफ साफ कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो हुआ है, नुकसान काफी करारा नुकसान है। तकरीबन 64-65 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है, और भाजपा अपने बलबूते पर बहुमत की तरफ नहीं पहुंच पा रही सब कुछ करने के बावजूद। और एनडीए में जो गिरावट आई है, दरअसल उसकी सबसे बड़ी वजह
सिर्फ और सिर्फ भाजपा है, और जो बच गई है किस्मत उसकी, उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का अहम योगदान है, अगर हम उड़ीसा को भी उसमें इंक्लूड कर दें। तो तस्वीर काफी रंग बिरंगा भारत दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल कवरेज के लिहाज से। तो इस और जो भारत का चरित्र भी रहा है जी, तो भारत का जो चरित्र रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक, बप्पा आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे अंत में? जो अभी लेटेस्ट फिगर्स दिखा रहे हैं, बीजेपी ऑलमोस्ट 1% वोट शेयर लास्ट टाइम से कम हो गया है, तो विच इज काफी सिग्निफिकेंट, क्योंकि बीजेपी ने सीटें ज्यादा लड़ी है। और जो 400 पार का नारा था, पूरा स्वीप होने का नारा था, वो क्लियरली नहीं हुआ है। तो हम भूल ही गए हैं हाँ, तो ये बहुत दिलचस्प है अपने आप में, और मैं चाहूंगी कि न्यूज क्लिक के तमाम दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहें। हम अपडेट्स के साथ कल भी मौजूद होंगे। एक बात साफ हो गई है, कम से कम हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी को झटका लगा है, और बीजेपी को झटका उस प्रदेश से सबसे ज्यादा लगा है जहां पर उन्होंने राम का कार्ड खेलना शुरू किया, या जहां रामलला मौजूद हैं। तो जैसा लोग पहले कह रहे थे कि कर्नाटक में जहां हनुमान जी मौजूद थे, हनुमान जी ने गदा लगाई, तो अयोध्या में राम जी को भी पता नहीं अच्छा लगा कि बुरा लगा, ये तो बीजेपी अपने मंथन से निकालेगी। फिलहाल गेम चेंजर उत्तर प्रदेश रहा है। तो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए न्यूज क्लिक, और देखिए कि देश का जो ये रंग बिरंगी तस्वीर है, यह क्या कह रही है, क्योंकि लोकतंत्र, संविधान और सबसे बड़ी बात कि धर्मनिरपेक्षता के लिए, मोहब्बत के लिए जो वोट हुआ, वह बहुत निर्णायक है। कम से कम देश के लोकतंत्र जिस संकट में है, उसमें संदेश आज की तारीख में बहुत साफ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।